ओके, नाउ अभी तक हमने देखा था माउथ के बारे में। माउथ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है फेरिंग्स। जो हमारा फेरिंग्स है वो हिस्सा, दैट पार्ट इज बिटवीन माउथ एंड ईजोफेगस। माउथ एंड ईजोफेगस के बीच का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फंक्शन क्या है फेरिंग्स का? दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज देयर। नाउ सबसे पहले हम ये जानेंगे दिस फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। समझने के लिए, याद रखने के लिए सबसे बढ़िया जो टर्म है, नाक के बाद वाला जो हिस्सा एंड माउथ का जो थ्रोट रीजन है उसके पहले वाले हिस्से को हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। इसके बाद वाला हिस्सा आता है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। जो हमारी ओरल कैविटी है, जो माउथ के जस्ट बाद वाला हिस्सा और लैरिंग्स से पहले वाले हिस्से को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। लास्ट पार्ट जो लैरिंग्स हमारा है उसके जस्ट अबव वाले रीजन को हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। जो फूड हमने क्या किया, उस फूड को मैस्टिकेट किया, वो फूड कहाँ पहुंचता है? लैरिंग्स में पहुंचता है। अब जो लैरिंग्स होता है वो 2 छोटे छोटे ओपनिंग है, वहां पे ओपन होता है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस एंड इसको बोलते हैं हम गलेट। ये ओपनिंग्स क्या है, किस चीज की ओपनिंग है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। ग्लोटिस, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स फ्रॉम विच वी इनहेल द एयर, जिसके हम सांस लेते हैं, उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। नाउ गलेट, इट इज द ओपनिंग ऑफ ईजोफेगस। नाउ फेरिंग्स का काम है दैट एंश्योर द एंट्री ऑफ फूड इन द ईजोफेगस। हाउ इट एंश्योर, किस तरीके से ये एंश्योर करते हैं जो खाना हम लेते हैं वो खाना लैरिंग्स में ना चला जाए, इसको डिसाइड करता है फेरिंग्स। किस तरीके से डिसाइड करता है? यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्लिट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपीग्लोटिस। क्या कहलाता है वो रीजन? एपीग्लोटिस। दिस इज लिड लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? जब हम खाने को निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, उस टाइम ये स्ट्रक्चर कवर कर लेता है ग्लोटिस को, यानी कि लैरिंग्स को, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर खाना ना जाए उसके लिए ये एपीग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिसके कारण जैसे ही ये कवर होता है फूड किस में पहुंच जाता है? ईजोफेगस में पहुंच जाता है। कई बार, समटाइम्स, जब हम खाना खाते वक्त बात कर रहे होते हैं या हमारा ध्यान कहीं और होता है, उस समय जो फूड है वो बाय डिफॉल्ट अचानक से हमारे ग्लोटिस में पहुंच जाता है और उस समय हमें अचानक से हिकअप्स आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? धांसी बोलते हैं। जो खाना जो होता है वो विंड पाइप में बाय मिस्टेक एंट्री कर जाता है, फिर हमें छींक के द्वारा या फिर हिकअप्स के द्वारा हमारे से वो विंड पाइप से वहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से ये एपीग्लोटिस एंट्री को प्रिवेंट करता है, फूड की एंट्री को विंड पाइप के अंदर। नाउ फूड पहुंचता है हमारे पास किसके अंदर? ईजोफेगस के अंदर। ये ईजोफेगस है, ऑलमोस्ट लेंथ जो होती है इसकी 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ईजोफेगस में जो फूड पहुंचता है वो फूड बॉलस के रूप में पहुंचता है, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पहुंचता है, दैट इज सॉफ्टन्ड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ ईजोफेगस। देखिए ये जो ईजोफेगस है, ये रही, इसकी जो इनर लाइनिंग्स होती हैं, यहाँ पे क्या होती हैं? म्यूकस ग्लैंड्स। क्या होती हैं? म्यूकस ग्लैंड्स। ये म्यूकस ग्लैंड इस सतह को, इस सरफेस को चिकना रखती हैं, इसको एक लेयर से, चिकनी लेयर से कवर्ड रखती हैं, ताकि जो फूड हम एनगल्फ कर रहे हैं, जो फूड हम निगल रहे हैं, वो फूड आसानी से पहुंच जाए। और ईजोफेगस से
जो फूड पहुंचता है कहां पर, स्टमक में, वो किस तरह से पहुंचता है, बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट कहलाता है। रिदमिक मींस अगर हम बात करते हैं, जैसे ही हम एक ईजोफेगस को 3 पार्ट में लेके चलते हैं, चलिए हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जो फूड पहुंचा वो पहुंचा हमारे पास थॉट रीजन में, यहाँ पे फूड पहुंचा है, यहाँ पे फूड पहुंचेगा तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, रिलैक्स। ये हिस्सा अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में फूड कहां पहुंचेगा, यहां। फिर ये वाला हिस्सा रिलैक्स हो गया, अब इसके बाद में ये वाला हिस्सा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड पहुंचेगा यहां पे। इस तरीके से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा फूड कहां पहुंचता है, स्टमक में। नाउ अगर हम बात करते हैं स्टमक एंड ईजोफेगस की, जस्ट ईजोफेगस जहां एंटर होती है वहीं से हमारे पास स्टमक की शुरुआत होती है। ईजोफेगस के लास्ट में यहां पर स्पिंटर मसल्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ईजोफेजियल स्पिंटर मसल्स। ये ईजोफेजियल स्पिंटर मसल्स क्या काम करती हैं, देखिए हम खाना जब खा रहे हैं तो हम सीधे हैं, ग्रेविटी के थ्रू मूवमेंट यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा खाना कहाँ पहुँच रहा है, स्टमक में पहुँच रहा है। अगर हम किसी खाना खाए हुए व्यक्ति को उल्टा कर दें तो खाना कभी भी बाहर नहीं आता है, यानी वह हमारे मुंह से बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये ईजोफेजियल स्पिंटर मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इसको बांध के रखती हैं, इसको एक गांठ की तरह टाइट करके रखती हैं ताकि फूड बाहर ना निकले, फूड बाहर ना आए। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जब वॉमिट करते हैं तब फूड कैसे आ जाता है। देखिए वॉमिटिंग जब होती है उस समय जो यहाँ पर स्टमक है एंड जो ये ईजोफेगस है, इसके अंदर एकदम से वाइब्रेशंस होते हैं, इसकी मसल्स एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती हैं, जिसके कारण हमारे ये स्पिंटर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और फूड बाहर आ जाता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईजोफेजियल स्पिंटर मसल्स, ईजोफेजियल स्पिंटर मसल, इनका काम क्या है, इनका काम है प्रिवेंट द इसका काम है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड, फूड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करना कि वो वापस ना जा पाए। इसके बाद में जो हमारा फूड पहुंचता है वो जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचता है, जो कि ईजोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डियोडिनम उसके बीच में सिचुएटेड है, उसको हम बोलते हैं स्टमक। नाउ अब स्टमक को हम डिटेल में देखते हैं, तो आइए स्टमक को हम देखते हैं। हमारा जो स्टमक है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने रीजन में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आइए वो 3 पार्ट हम एक बार देख लेते हैं। नाउ हम इनको देखने जा रहे हैं। देखिए ये ईजोफेगस आ गया, इसके बाद में स्टमक, दैट इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर। नाउ दिस stomach is divided into 3 parts. The region of stomach, the part of stomach which is connected to the esophagus is known as cardiac region. क्या कहलाता है, cardiac region. This is upper part of stomach. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, stomach. So this is upper part of stomach. Stomach is divided into 3 parts. सबसे पहला कार्डियक रीजन, सेकेंड वन इज फंडस एंड थर्ड वन इज पाइलोरस। सो कार्डियक रीजन क्यों बोलते हैं इसको, देखिए जो हमारा स्टमक होता है वो जस्ट हार्ट के नीचे सिचुएटेड होता है, तो ये वाला हिस्सा हार्ट के पास में होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन
के जस्ट बाद में आपको बताने वाला हूं दिस रीजन, द एंड पार्ट ऑफ स्टमक दैट इज नोन एज पाइलोरस या फिर पाइलोरिक रीजन। ये जो लास्ट वाला पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। बिटवीन जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं फंडस। दिस इज द मिडल रीजन, हेयर फूड स्टोर्ड। देखिए जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचता है, स्टमक फूड को ऑलमोस्ट लगभग 2 से 4 घंटे या हम ये कह सकते हैं एवरेज 3 आवर्स के लिए इसको अपने अंदर स्टोर रखता है, जहां पर इसका डाइजेशन होता है, जहां पर इसका केमिकल डाइजेशन होता है। डाइजेशन नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे केमिकल डाइजेशन होता है। किस तरीके से होता है? हमारे जो स्टमक की कैपेसिटी है, एवरेज कैपेसिटी 3 लीटर्स ऑफ फूड, यानी हम 3 लीटर फूड को स्टोर कर सकते हैं स्टमक के अंदर। ये कैपेसिटी हमारी किसकी है? स्टमक की है। फूड आया, कार्डियक रीजन के यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ पे कार्डियक रीजन है, यहाँ पे भी कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं जो फूड की जो फूड का जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करती हैं। ठीक इसी तरीके से पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती हैं पाइलोरिक रीजन के एंड में, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। यहां पे पाई जाती हैं कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर जो लास्ट का पार्ट है उसको लास्ट में एक बार थोड़ा समझा दूंगा, उससे पहले इसके बीच के हिस्से को मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किस तरीके से केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पर हो रहा है। एक बार लास्ट में मैं टेबल के थ्रू इसको रिवाइज करवा दूंगा कि कौन सा एंजाइम क्या काम यहाँ पर कर रहा है। तो आइए, फूड जैसे ही स्टमक के अंदर पहुंचता है, स्टमक किस तरीके से फूड पे एक्ट करता है, क्या काम करता है, उन 3 घंटे के अंदर इसका मेन वर्क क्या होता है वो देखिए। तो देखिए हम यहां पर बात करते हैं स्टमक से रिलीज होने वाले एंजाइम्स की, वो कहलाते हैं गैस्ट्रिक, कंबाइनली कहलाते हैं गैस्ट्रिक जूस। एंड ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, आइए हम बात करते हैं HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज इन डाइल्यूट फॉर्म। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? ये डाइल्यूट, यानी पानी की मात्रा ज्यादा, एसिड की मात्रा कम होती है, इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो प्रोड्यूस होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं हमारे स्टमक में, उन ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में इसमें रेनिन, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। पेप्सिन, इट इज ऑल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये पेप्सिन पेप्सिनोजन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन पेप्सिनोजन फॉर्म के अंदर पाया जाता है, दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम। एंड लास्ट वन इज म्यूकस। स्पेशली आपके लेवल पे ये 4 तरह के डिफरेंट केमिकल्स इनको हम बोल सकते हैं जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। आइए डाइल्यूट HCl का काम क्या है वो आपको बता दूं। जैसे हम फूड खाते हैं, उस फूड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उस फूड के अंदर जर्म्स होते हैं, उस फूड के अंदर बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे को नुकसान न पहुंचाएं, ये डाइल्यूट HCl उसको क्या कर देता है? किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। क्या काम होता है इसका? इसके 2 काम होते हैं, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। दूसरा काम क्या होता है? मेक द मीडियम ऑफ फूड इनटू एसिडिक। या दूसरा काम क्या होता है? मेक मीडियम ऑफ फूड एसिडिक, यानी फूड के मीडियम को एसिडिक बना देना। अब ये क्या जरूरत आ गई एसिडिक बनाने की? देखिए एसिडिक इसलिए बनाया जाता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम किस फॉर्म में रिलीज होता है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में, लेकिन ये काम नहीं करता। इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ
एंजाइम। सो जैसे ही ये एंजाइम जो पेप्सिनोजन पाया जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, इसलिए इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या काम करता है HCl? कन्वर्ट कर देता है फूड के मीडियम को एसिडिक मीडियम में। कई बार जब हम भूखे होते हैं या हम कुछ एसिडिक चीज़ें जैसे कि हम पाव भाजी, बर्गर, पिज्ज़ा ये खा लेते हैं तो हमारे एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी में क्या होता है? यही HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है और हम एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, इससे एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और हमें एसिडिटी हो जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर रेनिन की। देखिए जितने भी एंजाइम हैं जिनके लास्ट में INR है, सिंपल फॉर्मूला है हमारे को समझाने का, याद करने का, कि जिन भी एंजाइम के लास्ट में INR है, पेप्सिनोजन यानी जिसको हम पेप्सिन की बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं, जहाँ पे IN आता है, IN का मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो देखिए ये रेनिन जो एंजाइम होता है, इट इज हाईली एक्टिव इन चाइल्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं उनके अंदर ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि दूध के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है कैसीन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है कैसीन प्रोटीन। उस कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करता है ये रेनिन एंजाइम। तो रेनिन का काम क्या हो गया? कैसीन को पैरा कैसीन में बदलना। यानी ये बदलना क्या हो रहा है, क्यों बदल रहा है, क्या कारण है? ये जो है ये बिग मॉलिक्यूल है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। अभी हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में बदलना, तो यही काम हो रहा है यहाँ पे रेनिन का। फिर आता है पेप्सिन का। पेप्सिन का काम क्या है? अदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना। तो ये तो काम हो गए इनके। लास्ट जो काम होता है म्यूकस का। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये एसिड हमारे जो ये ऑर्गन है इनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारा स्टमक एक डेलिकेट ऑर्गन है। डेलिकेट मीन्स इट इज़ अ सॉफ्ट ऑर्गन, और सॉफ्ट ऑर्गन है तो एसिड इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर ये जो म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो म्यूकस ग्लैंड्स बनी होती हैं गॉबलेट सेल से, और ये गॉबलेट सेल्स यहाँ पे क्या बनाती हैं? म्यूकस। ये म्यूकस सीक्रेट होता है और ये म्यूकस सीक्रेट होने के बाद में स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उनको कवर कर लेता है इस तरीके से, ताकि इस एसिड का कोई भी स्टमक पे असर नहीं हो और फूड यहाँ पर हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक के बाद में हम चलते हैं किसके ऊपर? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो देखिए ये तो फंक्शन हो गया हमारे पास स्टमक का। अब देखिए स्टमक में इतना सब होने के बाद में फूड एक पेस्ट के रूप में, लिक्विड पेस्ट के रूप में बदल जाता है और उस पेस्ट को हम बोलते हैं काइम, CHYME। और काइम, ये जो काइम है एक एक स्पून के रूप में पाइलोरस से निकल के पाइलोरिक स्पिंटर मसल्स की मदद से डिओडिनम विच इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता रहता है। आइए अब स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ देखते हैं। चलिए मैं एक बार इस डायग्राम को बना देता हूं, उसके बाद में आपको पूरा समझाता हूं। नाउ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन डिओडिनम, सेकंड वन जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। जो मैंने अभी राउंड किए हैं ये तीनों पार्ट किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन। जस्ट आफ्टर द पाइलोरिक कैविटी या पाइलोरिक रीजन स्टार्ट हो जाती है हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डिओडिनम, वो सी शेप्ड में होता है और दैट इज स्मॉलर रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी तो मैंने कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। तो
इसमें जो इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लंबा हिस्सा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लेंथ है लगभग 7 मीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले फूड एंटर करता है डिओडिनम में आफ्टर स्टमक। स्टमक के बाद फूड जा रहा है किसमें? डिओडिनम में। अब डिओडिनम में क्या है? डिओडिनम में जाने के बाद ये फूड कैसा था हमारे पास? एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम जो फूड है ये कन्वर्ट होता है इन द अल्कलाइन मीडियम। किस तरीके से कन्वर्ट होता है अल्कलाइन मीडियम में? तो इसमें 2 ऑर्गन हैं जो इसका रोल प्ले करते हैं। वन इज लीवर, अनदर इज पेनक्रियाज। इन दोनों से सीक्रेट होने वाले जूसेस वो आके मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं डिओडिनम में। तो डिओडिनम में क्या चीज मिक्स हो रही है? डिओडिनम में लीवर से आने वाले जूस जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, एंड पेनक्रियाज से आने वाले जूसेस को हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस, जिनके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो मिक्स होते हैं। तो बाइल जूस जो होता है वो फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट इसलिए करता है क्योंकि ये एसिड आगे जाके नुकसान पहुंचा सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। क्यों नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस वगैरह कुछ नहीं होता। म्यूकस नहीं होता तो नुकसान किसको पहुंचेगा हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम का दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि ये जो अल्कलाइन मीडियम है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेनक्रियाज से निकलने वाले पेनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं उसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाता है, तो इसलिए ये अल्काइन मीडियम यहाँ नेसेसरी होता है। अब यहाँ फूड का केमिकल डाइजेशन होता है। शॉर्ट वे में अगर हम बोलते हैं तो फूड टोटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कंप्लीट डाइजेशन, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। यहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। दैट्स वाई मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ देखिए अब यहां पर जैसे ही फूड यहां पहुंचता है, डिओडिनम जो हिस्सा है इट इज स्मॉलर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कौन सा रीजन है? एक छोटा रीजन है, यू शेप्ड, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सी शेप्ड रीजन है। यहाँ फूड के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस, डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे लीवर से आने वाली बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाज से आने वाली पेनक्रिएटिक डक्ट, दोनों कॉमन होके हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट के रूप में किसमें मिल जाती है? डिओडिनम में। डिओडिनम के बाद में फूड कहां पहुंचता है? जेजुनम में। अब जेजुनम में यहां पर क्या होता है? फूड का कंप्लीट केमिकली डाइजेशन एंड फूड कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन। जो चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं जेजुनम के अंदर, वो चीजें कहां एब्जॉर्ब होती हैं? इलियम के अंदर। यानी ये मिडिल रीजन है। मिडिल रीजन के बाद में जो एंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज नोन एज इलियम। यहां पर हम बात करते हैं क्या क्या चीज किस किस चीज में डाइजेस्ट हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। इसके अगर हम बात करते हैं, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज लास्ट में कहां किस में कन्वर्ट हो रहा है? कहां पे जाके कार्बोहाइड्रेट फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक होता है फैट। ये फैट किसके अंदर चेंज हो जाता है? यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है फैट का, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है? दैट इज नॉन एज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो लास्ट में कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स के अंदर। वो भी किसके अंदर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ इसके बाद में आता है हमारे पास
नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। मैं एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन के सभी रीजन्स को रब कर रहा हूं ताकि आपको लार्ज इंटेस्टाइन आसानी से समझ में आ सके। चलिए, ये मैंने यहां से रब कर दिया है। अब मैं यहां पर देखने जा रहा हूं हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कोलोन। सबसे पहला हिस्सा है कोलोन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन के बाद में आता है हमारे पास रेक्टम, एंड रेक्टम के बाद हमारे पास कोलोन इट इज द मिड रीजन। इससे पहले का रीजन आता है सीकम, क्योंकि एक चीज मैं भूल गया था वो यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन है सीकम, फिर आता है कोलोन एंड फिर आता है रेक्टम। नाउ अगेन कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये जो कोलोन पार्ट है ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है असेंडिंग कोलोन। कौन सा रीजन है ये? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन क्या होता है?